सोनपुर नाम के गांव में शेखर और प्रिया दोनों पति पत्नी रहा करते थे। शेखर और प्रिया के शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुबह प्रिया ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगे। अरे क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ शेखर, पता नहीं आज सुबह से कुछ अनईजी सा लग रहा है और अब तो चक्कर भी आ गया। आज तुम घर पर ही रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। शेखर तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर घर आकर प्रिया का चेकअप करते हैं। तो डॉक्टर, बधाई हो, आप लोग माँ बाप बनने वाले हो। सच में डॉक्टर? डॉक्टर की बात सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब शेखर प्रिया की बहुत केयर करने लगा। 9 महीने बीत गए और प्रिया ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम मोहित रखा। मोहित की देखभाल के लिए प्रिया ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। धीरे धीरे मोहित बड़ा होने लगा। प्रिया और शेखर उसकी हर जरूरत को पूरा करते। देखते ही देखते मोहित स्कूल जाने लगा था। एक दिन, मोहित, आज मैंने तुम्हें टिफिन में आलू के पराठे के साथ साथ चीज भी दिया है। मम्मी, मुझे आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप मुझे पिज्जा नहीं दोगे तो मैं स्कूल में टिफिन लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करो बेटा, स्कूल से आने के बाद हम पिज्जा हट जाएंगे। नहीं मम्मी, मुझे आप पैसे दो, मैं दोपहर की छुट्टी में खाकर आऊंगा। मोहित बड़ा ही जिद्दी हो गया था। वो प्रिया से जिद करके पैसे लेकर जाता है। प्रिया को इस बात से चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब ये उसका हर दिन का हो गया था। उसे घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रात में प्रिया, शेखर और मोहित खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो सामने थाली में सब्जी रोटी देखकर मोहित गुस्से से, नहीं खाना मुझे ये सब्जी रोटी, मुझे आज नूडल्स ही खाने हैं। नहीं खाना है तो मत खा, भूखे पेट ही जाके सो जा। मोहित गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। शेखर देखो ना, अब तो ये इसका हर रोज का हो गया है। कितना जिद्दी हो गया है ये। कुछ नहीं प्रिया, हमारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। हाँ शेखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने उसकी हर जरूरत को पूरा किया। अब तो उसे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही है। कल अपनी काम वाली मौसी से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी शेखर और प्रिया मोहित को समझाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। उनके साथ भी मोहित बहुत बदतमीजी करता है। अब दोनों को मोहित की बहुत चिंता होने लगती है कि तभी दूसरे दिन मोहित के टीचर का फोन आता है। हेलो जी, मैं मोहित की क्लास टीचर बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। मैडम, मोहित पढ़ाई में काफी पिछड़ने लगा है और क्लास में भी वो ध्यान नहीं देता। पूरे दिन सोता रहता है। प्रिया टीचर को सारी बात बताती है। दूसरे दिन टीचर भी मोहित को समझाने की कोशिश करती है, तो मोहित टीचर को ही उल्टा जवाब देता है। उस दिन स्कूल से घर आते समय मोहित पिज्जा खाकर आता है और रात में मोहित के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो वो जोर जोर से अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाता है, मम्मी पापा जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। प्रिया और शेखर मोहित को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर प्रिया से, लगता है आपको अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं है। फास्ट फूड खाने की वजह से उसके इंटेस्टाइन पूरे कमजोर हो गए हैं। अच्छा हुआ आप उसे जल्दी लेकर आए। प्रिया डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर अब मोहित को कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसे 2 दिन तक अस्पताल में रुकने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर से डॉक्टर मोहित को चेक करने आते हैं। तभी, बेटा अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब ठीक लग रहा है डॉक्टर। मोहित रोने लगता है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे हर रोज कहते थे, लेकिन मैं कभी नहीं मानता था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी पिज्जा और नूडल्स नहीं खाऊंगा। हाँ बेटा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये फास्ट फूड के चक्कर में आज तुम्हारे जैसे कई बच्चे अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। बेटा तुम यंग बच्चों को बहुत कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब मोहित अस्पताल से घर आता है और स्कूल जाकर अपने टीचर से भी माफी मांगता है। मोहित अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो घर में बना हेल्दी खाना ही खाने लगा था और इसी वजह से उसकी तबीयत भी अच्छी रहने लगी। साथ ही साथ वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। अब सभी परिवार हंसी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों पहले सागर गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में। सागर पढ़ा लिखा था, पर शहर में उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सागर के सारे पैसे खत्म हो गए। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। ये शहर मेरे जैसे लोगों का नहीं है। मैं आज की रात ही गांव चला जाता हूँ।
वहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। सागर उसी रात गांव के लिए निकल गया। वो गांव में भी अकेला ही रहता था। 8 साल पहले ही सागर की माँ का देहांत हो गया था। तब से सागर अकेला ही रहता था। देख देख आ गया भगोड़ा। शहर से भी तुझे भगा दिया क्या? नहीं, मैं खुद लौट आया हूँ। शहर में भी तुम जैसे नीच लोग तो हैं ही। जो बोलना है बोल ले। भूखा तो तू यहाँ भी मरेगा, और अगर भूखा नहीं मरना है तो अपनी जमीन मुझे बेच दे। भूखा मर जाऊंगा, पर अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। सागर अपने घर पहुंचता है। घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था। गेहूं की बोरी तो चूहों ने काट दी। घर में कुछ खाने को नहीं है। दुकान से कुछ उधार ले आता हूँ। सागर गांव के पास वाली दुकान में आता है, पर दुकानदार ने भी उसे कुछ भी नहीं दिया। अरे नहीं नहीं भाई, पहले नगद फिर सामान। अरे मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा। अरे होंगे तब तो दोगे ना। तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। निकलो निकलो यहाँ से। ऐसी परिस्थिति में तो अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, पर मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा है। ना जाने भगवान ने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से दे दी। पहले पिताजी गुजर गए और फिर माँ। अपनी पूरी जिंदगी मैंने मुश्किलों में काटी है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ, शायद भूख मिट जाए। सागर एक पतीले में पानी लेता है और उसे चूल्हे पर चढ़ा देता है, जिस चूल्हे पर सागर की माँ खाना बनाया करती थी। काश मेरे माँ की हाथ की खिचड़ी मिल जाती। तभी सागर की नजर पतीले पर पड़ती है, तो वो देखता है कि पानी खिचड़ी में बदल चुका है। अरे इस पतीले में खिचड़ी कहाँ से आई? अरे वाह, ये खुशबू तो मेरी माँ की हाथ की बनाई हुई खिचड़ी की है। सागर बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए पेट भर कर खिचड़ी खाता है और खिचड़ी से भरा हुआ पतीला खाली हो जाता है। तभी सागर के घर के बाहर एक भिखारी आता है। बेटा, मुझे कुछ खाना दे दे। बाबा, पतीला तो अभी खाली हो गई। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खाना नहीं है। एक निवाला मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। एक बार देख ले। ठीक है। जैसे ही सागर पतीले के पास जाता है तो हैरान हो जाता है। पतीला खिचड़ी से पूरी तरह से भरा हुआ था। सागर पतीला उठाकर उस भिखारी को दे देता है। बाबा, ये लो और पेट भर के खाओ। हाँ बेटा। भिखारी भी पेट भर कर खिचड़ी खाता है और बची हुई सारी की सारी खिचड़ी अपने साथ ले जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पानी खिचड़ी बन जाती है, पतीला खाली होके फिर भर जाता है। एक बार देखता हूँ। हाँ, अच्छा है खाली है। भगवान, अब बड़े पतीले में खिचड़ी भरना। सारे भूखे गरीबों को पेट भर खाना खिलाऊंगा। सारे बहुत खुश हो जाएंगे। सागर बड़े से पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। भूखे पेट अकल ठिकाने आ गई। अब खेत बेचेगा? तू मुझे भूखा क्या रखेगा? इस बड़े से पतीले में खिचड़ी भर के भूखे गरीबों को खाना खिलाने जा रहा हूँ। अरे पतीले में पानी भरने से खाना नहीं बनता, अनाज भी डालना पड़ता है, पागल। ये देख। सागर ने पतीले पर ढक्कन रख दिया कि थोड़ी ही देर में उस पतीले में खिचड़ी भर गई। रतन ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया, साथ ही साथ वो परेशान भी हो गया। जो दूसरों का पेट भरने की तमन्ना रखते हैं, उसे भगवान भी भूखा नहीं रखते। तू क्या मुझे भूखा रखेगा? चल निकल यहाँ से और वापस कभी मत आना। सागर मंदिर जाकर सारे भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाता है। सभी भूखे लोग खाना खाकर तृप्त हो चुके हैं, तो वो सागर को बहुत सारी दुआ दे रहे हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा। धन्यवाद माँ जी। हर दिन सागर भूखे लोगों को खाना खिलाने लगता है। देखते ही देखते पूरे गांव में सागर का नाम गूंजने लगता है। हर कोई सागर को पसंद करने लगा। एक दिन सागर का इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार आते हैं। सागर जी, आप तो बहुत महान काम करते हैं। क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि आपने ये कैसे सोचा कि गरीबों को रोज खाना खिलाना चाहिए? मेरा कोई परिवार नहीं है। छोटी सी उम्र में मेरे माँ पिताजी दोनों गुजर गए और तब से मैं अकेले रहता हूँ। इसीलिए भूख क्या होती है मुझे पता है। मेरा एक ही सपना था, भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाना, और वही मैं कर रहा हूँ। अब सागर बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सागर से मिलने आने लगे। सरकार भी सागर को हर महीने फंड देने लगी। अब सागर ने अन्नदान नाम की धर्मशाला खोली, जहाँ कोई भी आ जा सकता है और खाना खा सकता है। मुझे पता है सागर ने उस जादुई चूल्हे से इतना नाम और पैसा कैसे कमाया है। मैं वो जादुई चूल्हा चुरा लूंगा और फिर मेरा भी नाम होगा।
रतन रात के अंधेरे में चूल्हा चोरी करने के लिए पहुंचा। ये रहा वो जादुई चूल्हा। जैसे ही रतन ने उस चूल्हे को हाथ लगाया, उसमें से एक औरत की आत्मा बाहर आई। तू मेरे बेटे को भूखा मारना चाहता है? ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। वो आत्मा रतन की ओर बढ़ने लगती है और रतन पागलों की तरह यहाँ वहाँ गांव में भटकने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो। रतन के अलावा किसी और को वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी और उस आत्मा ने रतन को पागल बना दिया। आखिर वो आत्मा कौन थी? वो थी सागर की माँ, जो कि अपने बेटे को कभी भी भूखा नहीं रहने दे सकती थी। इस कहानी से तो ये समझ में आता है कि दूसरे का भला चाहने वालों का हमेशा ही भला होता है।